अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, वो कब इंट्रोड्यूस की गई, सबसे पहले कांग्रेस के टाइम, फिर अब बीजेपी की हुकूमत के टाइम। तो आखिर वुमेन रिजर्वेशन बिल की ज़रूरत क्या है, क्या बिल पास हो पाएगी या नहीं, बिल पास होने से किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। तो अब प्रेजेंट वुमेन जो एमएलएज एमपीज़ की सीट्स हैं उसका क्या परसेंटेज है। तो अब ये बिल अगर पास होना है तो कितनी स्ट्रेंथ होना है, बिल पास होगी या नहीं। अब तो बताया ये जा रहा कि बिल 2027 तक पास नहीं की जाएगी। ये सेंसस का क्या इससे ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप तमाम से मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट और अपील ये है कि एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसलिए कि जो कीमती और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बिना कोई मसाले के, बिना कोई पार्टी को पार्शियली बिहेव करते हुए, इम्पार्शियली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉजिकली मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अब हम 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल ये है कि 33% यानी 1/3 ऑफ द सीट्स जो लोकसभा के है वो सीट्स को लेडीज़ के लिए रिजर्व करना है। समझिए कि 543 आपको सीट्स है, तो 543 सीट्स में अगर से 33% करते हैं तो इट विल बी अराउंड 181 सीट्स। तो 181 सीट्स लेडीज़ को देने की बात ये रिजर्वेशन बिल कहता है। तो और ख़ासकर लोकसभा ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट असेंबलीज़ है उन स्टेट असेंबलीज़ में वुमेन को रिजर्वेशन देना है 33%, यानी 1/3 ऑफ द सीट्स बिल्कुल देना ही चाहिए। तो अब फिल वक्त जो इस बिल को जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे 96 में, तब ही इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो बिल डिस्कशन में और ज़्यादा पास नहीं हो पाई। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी पीरियड में 2008 में ही इस बिल को वो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसको कमेटी को रिफ़र किया, फिर उसके बाद 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हो गई। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि उनके जो यूपीए के पार्टनर्स थे उसमें से ज़्यादातर यूपी बिहार के, यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये जनता दल के लोग जो है अपोज कर रहे थे बिल की। तो उसलिए जो बिल राज्यसभा में पास हुई उसके बाद में बिल को रोक देना पड़ा, फिर कभी डिस्कशन में नहीं आई। तो अब बीजेपी हुकूमत उसको ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग नहीं इस बिल को लाया है, ये बिल का सारा श्रेय सिर्फ बीजेपी को या मोदी जी को जाता है। तो हर बार ऐसे ही होता है कि जो बिल्स कांग्रेस लाई है वो बिल्स को बीजेपी उसका स्टिकर निकाल कर, उनका स्टिकर लगाकर हर बार इलेक्शन के सामने एक स्टंट करती है। तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी ऐसा ही है। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन का अभी जो फिल वक्त चल रहा, वो जो असेंबलीज में चल रहा, मैं उनका परसेंटेज आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। तो ज़्यादातर जो है हाईएस्ट परसेंटेज है 14.4% वेस्ट बंगाल में है, 13.7% झारखंड में है, 12.35% छत्तीसगढ़ वगैरह। तो उन स्टेट्स में ज़्यादा परसेंटेज है। जो सब में कम परसेंटेज जो है वो आंध्रा, तेलंगाना, तेलुगु स्टेट्स में ही है, गोवा वगैरह में भी है। जो मिनिमम परसेंटेज जो चल रहा है वो हरियाणा, यूपी, पंजाब वगैरह में 10 to 12% चल रहा है। ये 2002 के सेंसस के हिसाब से है। तो अब वुमेन रिजर्वेशन बिल के तहत अगर आप देख लेंगे तो फिल वक्त जो पार्लियामेंट में ये 2023 के हिसाब से 543 सीट्स में जो 181 सीट्स होना चाहिए राइट नाउ। अब तो एससीज के लिए 543 में 84 सीट्स रिजर्व है, एसटीज़ के लिए 47 है, यानी शेड्यूल कास्ट को भी और शेड्यूल ट्राइब को भी इतने सीट्स रिजर्व किए गए हैं। बट राइट नाउ जो परसेंटेज है अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंटली 15% कुछ चल रहा है अपने एमपीज़ का। तो इसलिए एक तो जो रिजर्वेशन दिया जाएगा सिर्फ ये अपने लोकसभा में ही दिया जाएगा और स्टेट असेंबलीज में दिया जाएगा। मैंने बता दिया आपको कि कहाँ परसेंटेज हाई है, कहाँ परसेंटेज लो है, और ख़ासकर कौन लोग हैं जो बिल का विरोध कर रहे थे। ख़ासकर यूपी बिहार के एरिया से ये हमको देखने में मिला है कि ये अपोज कर रहे थे। तो अपोज करने वालों का क्या वर्शन है और इसको प्रपोज करने वालों का क्या वर्शन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये बिल को पास करने के लिए 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसर्न चाहिए और 543 में
आपको मस्ट एंड शुड 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये बिल पास हो सकती है, वरना अब ये बिल की वजह से इंडिया जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन पार्टीज़ का जो अलायंस है उसमें भी फूट आ सकती है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता दल, ये जितने भी है वो अब इंडिया में मिले हैं। तो जिस वक्त 2010 में कांग्रेस ने बिल पास की तब भी ये इशू की वजह से ही बिल को रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर आने की वजह से अब बीजेपी की जो थोड़ी मेजॉरिटी है वो लोग पास करने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी अब सपोर्ट कर रही, कई पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में है उसके अंदर अब फूट पैदा हो सकती है। तो अब जैसे कहा मैंने, ये बिल अभी 2011 में सेंसस हुआ था, अब 2011 के बाद जो एवरी 10 ईयर आर्टिकल 82 के हिसाब से जो सेंसस होता है वो इस बार नहीं हुआ कोरोना की वजह से। तो उम्मीद है कि ये बिल की वजह से जो करना ज़रूरी है, तो अगर सेंसस करेंगे फिर एक मर्तबा तो वो 2007 में अगर होगा तो हार्डली 2027 में अगर होगा तो 2028 में ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो सकती है, उतना ही है। लेकिन इससे पहले कितना भी शोर शराबा कर ले ये बिल पास नहीं हो सकती। 353 के अमेंडमेंट्स, ऐसे कई सारे अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। तो अब ये जो पुरानी बिल थी, पुरानी बिल में साफ कहा गया था कि ये रिजर्वेशन सिर्फ 15 साल के लिए होगा, ये रिजर्वेशन रोटेशनल बेस में भी होगा, और ये जो रिजर्वेशन है सिर्फ लोकसभा और अपने स्टेट असेंबलीज में होगा। तो ये 2010 की जो बिल थी कांग्रेस ने प्रेजेंट की, वो बिल की ये फॉर्मेट है। तो अब ये जो बीजेपी का फॉर्मेट है ये अभी डिस्कशन में नहीं आया, तो सितंबर 20 यानी शायद आज ये लोग बिल को डिस्कशन में लाएंगे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत ज़रूरी है, और जयराम रमेश ने भी रिमाइंड किया मोदी साहब को ट्वीट करके कि राहुल गांधी ने 2018 में भी इस बिल पे जोर लाया आपकी हुकूमत आने के बाद मोदी जी को। तो ये तो चलता रहेगा इनका कि किस तरह से ये पॉलिटिकल डिबेट रहेगा। तो डिलिमिटेशन भी करना काफ़ी ज़रूरी है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब वो सर्वे के हिसाब से होगा। अब ये 353 का जो मामला है वो भी सामने आना है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये बात तो असल है कि क्या होगा, आखिर ये बिल पास होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो SC STs का क्या है। तो एक मुद्दा और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये छेड़ा है कि इसके अंदर मुस्लिम महिलाओं के रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुली तौर से कह दिया कि वो इस बिल का विरोध करते हैं। तो अब बिल्स को राज्यसभा में और लोकसभा में जो बिल पास होने का एक जो प्रोसीजर और स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स बिल को पास करते हैं, वहाँ से वो बिल सीधे लोकसभा आती है, फिर राज्यसभा जाती है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट लेना होता है। तो इन तमाम प्रोसीजर्स के बाद आपको बिल्स पास होते हैं। तो अब देखना है कि तो बीजेपी कैसे करेगी, क्या हिसाब से करेगी। तो अब राज्यसभा में भी 15% है, स्टेट असेंबलीज में 10% है, और प्रेजेंटली जैसे मैंने बताया आपको कि अब जो 543 का फिगर जो है एमपीज़ का, उसके अंदर अब अगर हम प्रेजेंटली देख लेंगे तो सिर्फ 78 वुमेन एमपीज़ है, यानी 181 एमपीज़ होने चाहिए अगर 543 का अगर हम 33% देखेंगे। तो इसलिए वुमेन एमपीज़ का जो प्रेशर है वो तेलंगाना के कविता जो MLC है उन्होंने भी लेटर्स लिखे थे आल पार्टीज़ को, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ये श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने भी काफ़ी इस पे ज़ोर लगाया है। तो अब हकीकत तो ये देखना है कि इसके अंदर UPA को क्रेडिट जाएगा, इंडिया को जाएगा, या फिर BJP को जाएगा, उससे हटके ये बिल पास होगी या नहीं। ये बिल पास होगी तो किस फॉर्म में होगी, तो उसका मुद्दा बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे मैं कहता आया हूँ आपको कि यूपी, बिहार, दीगर समाजवादी पार्टी, जनता दल, RJD जैसा अपोज कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये लोग कितना साथ देंगे, अब वो भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं उनका खास कर कहना यह है कि इसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा होने की वजह से वो लोग उन्हीं के कानून पर, उन्हीं के इश्यूज़ पर जोर डालेंगे। एक फिर दूसरा, जो जहाँ पे मेल डोमिनेंट एरियाज है वहाँ पे वोटिंग के लिए इंटरेस्ट भी नहीं बताएंगे, इसलिए कि जब लेडीज़ ठहरेंगी तो उनको वर्क करना है आके, तो उससे जेंट्स जो है वोटिंग में इंटरेस्ट भी नहीं बताएंगे। तो उसके लिए एक तरह का डिवीज़न भी इनमें फॉर्म होता है। तो और जो रोटेशन की बेसिस की वजह से मेल डोमिनेंट एरियाज में मेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो अच्छा काम करते हैं, रोटेशन की वजह से सीट रिजर्व हो जाएगी, तो वो मेल MPs को भी चांस ख़त्म हो जाएगा। अब लेडीज़ आएंगे तो आप जानते हैं कि लेडी MPs हाउस में बैठने के बाद तो काम पूरे मर्द ही करेंगे, तो वो भी एक इश्यू आ जाएगा कि नाम लेडी का लेकिन काम मर्द कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों का सामना बिल्कुल जो अपोज और प्रपोज करने वालों का करना पड़ेगा। तो अब काफ़ी
इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किस तरह से कौन से अमेंडमेंट्स करके बीजेपी इस बिल को पास करने की कोशिश करेगी। एक बात तो जाहिर है कि 1996 देवेगौड़ा पीएम होने के वक्त और यूपीए 2008 से 10 के बीच काम करके इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाई है, तो कंप्लीट इसका जो क्रेडिट है वो वुमेन रिजर्वेशन का सोनिया गांधी जी और यूपीए को जाता है। लेकिन अब देखना है इंडिया में भी डिवाइड आने वाला है, तो ये डिवाइड की वजह से ये समाजवादी पार्टी, यूपी बिहार वगैरह के ये रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पार्टीज किसको सपोर्ट करेंगे, क्या फेवर करेंगे या नहीं, बिल को, ये मुद्दा है। अब सेंसस जो एवरी 10 ईयर्स को एक बार होना है, जो लास्ट टाइम 2011 में हुआ है, तो क्या अब फिर से सेंसस करेंगे, तो आर्टिकल 82 का, आर्टिकल 353 का ये लोग क्या करेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। तो उसके लिए इस बिल को जानने समझने मैं सोचता हूं कि आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल और हर एंगल से मैंने बिल के फॉर्म को आपको बता दिया है। अब बिल का एक जो मुसाहिदा होता है, यानी एक जो फॉर्म होता है, उसको बीजेपी इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अब ये बिल आने के बाद तो वुमेन का एम्पावरमेंट होगा और जो मर्द हजरात है उनका समझिए कि एक किस्म से डिमोशन भी होगा, ये सोच और ख्याल आ रही। तो उसके लिए आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी और इंडिया, ये दोनों दलों का पार्लियामेंट में और ये जो राज्यसभा लोकसभा में होगा और स्टेट असेंबलीज का 50% आपको कंपलसरी उसका एसेंट होना पड़ता है, क्या वो होगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए मुझसे और मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से एनकरेजमेंट और कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ रखते रहिए। थैंक यू वन एंड ऑल।